अच्छा सर, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जल्दी से मैसेज करके बताओ, कैन यू पीपल सी द स्क्रीन? चलो, दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। अब स्टार्ट करते हैं क्विकली हम लोग। अच्छा सर, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी, बहुत गौर से सुनना। लास्ट सेशन में वी हैड अ डिस्कशन ऑन IS 41। IS 41 का जो स्टैंडर्ड है सर, इसका नाम है एग्रीकल्चर। अब आपको पता है कि हर स्टैंडर्ड अलग अलग एसेट्स, अलग अलग लाइबिलिटीज के हवाले से बात कर रहा होता है। जैसे IS 16 के हवाले से बात करता है। हमने अभी जो पिछले 3 स्टैंडर्ड्स पढ़े, IFRS सेगमेंट रिपोर्टिंग के हवाले से बात करता है, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से बात करता है, IFRS 16 लीजेस के हवाले से बात करता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कवर कर चुके हैं। IS 41 ये बात करता है कि सर, अगर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने गायें पाली हुई हैं, बकरे पाले हुए हैं, भेड़ पाले हुए हैं, कुत्ते पाले हुए हैं, शेर पाले हुए हैं, तो आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? अब मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो सर, हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो है इस स्टैंडर्ड को देखा था, उसमें हम लोगों ने 4-5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी। 4-5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, तो मैं क्विकली उन डेफिनेशंस को रन थ्रू करवा देता हूँ, फिर हम क्विकली आगे बढ़ते हैं। सर, सबसे पहले हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल एसिड। सर, बायोलॉजिकल एसिड है क्या? बायोलॉजिकल एसिड कोई भी जिंदा जानवर या जिंदा प्लांट वुड बी कॉल्ड बायोलॉजिकल एसिड। ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। मैं सिर्फ एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ, जैसे ड्रामे का रिकैप होता है ना, ऐसे ही क्विक रिकैप दे रहा हूँ। तो सर, बायोलॉजिकल एसिड कोई भी जिंदा जानवर या जिंदा प्लांट बायोलॉजिकल एसिड। इसका मतलब है सर, मुर्दार जानवर हो गया या मुर्दार प्लांट हो गया तो वो बायोलॉजिकल एसिड नहीं कहलाएगा। फिर हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सर क्या चीज है? सर, बायोलॉजिकल एसिड का जो भी प्रोडक्ट होता है, जैसे गाय है वो दूध देती है, तो दूध उसका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया। सेब का दरख्त है तो दरख्त इज बायोलॉजिकल एसिड, और जो सेब है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया। आम का दरख्त है, आजकल आम का सीजन बस स्टार्ट ही हुआ है, तो जो दरख्त है दैट वुड बी कॉल्ड बायोलॉजिकल एसिड, और आम जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर, मुझसे बात करो। फिर हमने पढ़ा हार्वेस्ट का। हार्वेस्ट क्या होता है? सर, हार्वेस्ट वो पॉइंट होता है जिसमें बायोलॉजिकल एसिड जो है वो अपने, या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो अपने बायोलॉजिकल एसिड से डिटेच हो जाता है। ये वो हार्वेस्ट वो पॉइंट होता है जब फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल एसिड जो है उसमें से जिंदगी खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल जानवर जो है वो ज़िबा कर दिया, तो वो कहलाएगा कि ये हार्वेस्ट हो गया, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। तो सर, हमने 3 बातें पढ़ी: बायोलॉजिकल एसिड, जिंदा जानवर या जिंदा प्लांट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर जो भी बायोलॉजिकल एसिड प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करवाएगा। हार्वेस्ट क्या है या पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट क्या है? सर, ये वो पॉइंट है जब बायोलॉजिकल एसिड अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल गाय 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 का दूध जब तक उसके अंदर है, सही है, ठीक है, द पॉइंट गाय का दूध दूध जो दूध है वो गाय से अलग होगा, सही है, किसान जाके या जो भी रेलेवेंट बंदा है वो जाके दूध निकालेगा, तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट है। ये सर, जब तक सेब दरख्त पे लगा हुआ है, सही है, वो आपका नॉर्मली लगा हुआ है, द पॉइंट आपने दरख्त से प्लग कर दिया सेब को, सही है, वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। सर, ये बता क्यों रहे हैं? ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, दरख्त पे लगा हुआ हो या दरख्त से तोड़ लो, सर स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जब तक अपने बायोलॉजिकल एसिड के साथ अटैच्ड है तो वो IS 41 में डील होगा। द पॉइंट वो अपने बायोलॉजिकल एसिड से अलग हो गया, वो IS 2 इन्वेंट्री में डील होगा। सोने की बात बता रहा हूँ, अहम बात बता रहा हूँ, याद रखो। द पॉइंट agricultural produce gets detached from biological acid, it will be dead under IS 2। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे मेरी बात? हाँ बच्चों, भाई समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? मैसेज करके बताओ। सर, ये पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर, द पॉइंट आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अपने बायोलॉजिकल एसिड से अलग होगा, वो IS 41 से निकल के IS 2 में डील होगा। बहुत सोने की बात बता रहा हूँ।
तो सर हमने तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी, बायोलॉजिकल एसिड, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। अब हमने चौथी डेफिनेशन लास्ट सेशन में पढ़ी थी, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सर कोई भी चेंज, बायोलॉजिकल एसिड में कोई भी चेंज आ रहा है वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। एनी चेंज इन बायोलॉजिकल एसिड वुड बी कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो थी रणछोड़ दास वाली डेफिनेशन आम फहम जबान में। सर कोई भी चेंज आ रहा है बायोलॉजिकल एसिड के अंदर, पौधा लगाया दरख्त बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन। तुमने बकरा, खीरा बकरा खरीदा, 2 साल गुजर गए, दांत आ गए, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। 2 से 3 हो गए, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सही है? आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अब सर हम लोग थोड़ी सी जो है टेक्निकल डेफिनेशन पे हम लोग बात करते हैं कि सर स्टैंडर्ड क्या बोलता है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। सर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल इंसान, क्योंकि इंसान इज ऑल्सो एन एनिमल, अगर बात करें इंसान भी एक जानवर है, बस उसके अंदर जो है शऊर है। समझ रहे हो ना? तो हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं। सर इंसान है, ग्रोथ होती है, जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा होता है, साल गुजरते हैं, ग्रोथ होती है, बड़ा होता है, इट्स अ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। डीजेनरेशन, सर डीजेनरेशन ट्रांसफॉर्म, इट्स अगेन अ ट्रांसफॉर्मेशन। भाई इंसान जब बूढ़ा होता है तो जाहिर सी बात है उसके मुंह पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, तो टेक्निकली डीजेनरेशन हो गई। या तुम्हें पता है दरख्त की एक लाइफ होती है, 30-40 साल बाद वो मुरझाना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से गाय की या भैंस की एग्जांपल ले लो तो 2-3 साल तक वो दूध देती है, उसके बाद दूध देना बंद कर देती है, डीजेनरेशन। प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन, सर 2 से 3, 2 से 4 और पूरी क्रिकेट टीम बन गई, अगेन अ ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से या तो क्वालिटी में चेंज आएगा उस बायोलॉजिकल एसिड का, या क्वांटिटी में चेंज आएगा। क्वालिटी में कैसे चेंज आएगा? सर आप लोगों को पता होगा, जब बकरा ईद के अंदर माशाल्लाह तुम तो जो है वो मुझसे बेहतर समझते होगे, कि मुझे बताओ तुम 4 दांत वाला बैल या 4 दांत वाली गाय क्यों नहीं लेते? तुम 2 दांत वाली गाय क्यों लेते हो? उसकी वजह ये कि सर गोश्त की क्वालिटी में फर्क होता है। जो 4 दांत वाली गाय होती है, 4 दांत वाला बैल होता है, सही है, उसका गोश्त थोड़ा सख्त होता है, तो उसको गलने में टाइम लगता है क्वालिटी में। क्यों? सर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गोश्त सख्त होता है। तो सर आई होप आपको क्लियर है। कोई भी तुमसे पूछे भाई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तुम बोलोगे भाई एनी चेंज इन बायोलॉजिकल एसिड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सर हम बात करते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमने सबसे पहले बायोलॉजिकल एसिड के हवाले से बात की, फिर हमने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के हवाले से बात की, फिर हमने पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट के हवाले से बात की, फिर हमने बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बात की। अब हम मेन बात पर आते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि IS 41 अप्लाई होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे। तो सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है? तो सर इतनी लंबी क्यों की, डायरेक्ट वही डेफिनेशन बताते मेरी जान। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ने के लिए वो सारी चीजें पढ़ना जरूरी था। सर याद रखो, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बायोलॉजिकल एसेट्स में, उसकी मैनेजमेंट करना इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बायोलॉजिकल एसेट की हो रही है, उसकी मैनेजमेंट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल मैं डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रांसफॉर्मेशन तो अल्लाह ताला वो खुद ही कुदरत कर रही है, मैं तो सिर्फ मैनेज कर रहा हूँ। खेती बाड़ी किसान करता है, वो थोड़ी खुद, ऐसा थोड़ी है कि वो खुद उगा वो खींच खींच के पौधे को उगा रहा होता है। वो तो अल्लाह ताला एक नेचुरल प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो सिर्फ मैनेज कर रहा होता है। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है? इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। अब सर मैनेजमेंट क्यों करोगे? बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने गाय बकरे खरीदे, अभी बकरा ईद आ रही है, जब 1-1 साल के गाय बकरे खरीदे कि भाई जैसे ईद उल अजहा खत्म हुई, फिर सोचा कि यार जैसे ही बड़े होंगे उसको बेचूंगा नेक्स्ट बकरा ईद पे। इज इट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी? जल्दी से बताओ, ये जो गाय बकरे खरीदते हैं कि ईद उल अजहा पे बेचेंगे 1 साल पहले, क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है या नहीं? मैसेज करके बताओ भाई। ये जो गाय बकरे खरीद के, जी सर बिल्कुल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि आप रखते हो कि उसको थोड़ा सा खुराक वोराक देंगे, मोटा ताजा करेंगे। ये जो बड़े बड़े फार्म्स हैं वो यही तो करते हैं। अच्छा सर, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का एक रीजन हो गया फॉर सेल, ये बाजुकात फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, आपने गाय भैंसे पाल के रखी हुई है,
क्या आप उससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, दूध प्रोड्यूस करोगे, चीज प्रोड्यूस करोगे? तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे बच्चों? या फॉर एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स, ब्रीडिंग जो करते हो तुम, कि सर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 10, सो ऑन सो फोर्थ, जो ब्रीडिंग हो रही होती है, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ये उसके रीजंस हैं। या तो आप सेल के लिए करोगे माल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कसाई जो है, कसाई ये जो गायें खरीदते हैं और इसको फिर बेचते हैं, क्या ये कसाईयों का जो कारोबार है, क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से मैसेज करके बताओ। क्या कसाईयों का कारोबार एग्रीकल्चरल? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा वसीम? हाँ सर, वो लाते हैं और वो सीधा जबिया अल्लाह अकबर करते हैं। हाँ सर, वो सीधा जो है वो जिबा करते हैं, वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे होते। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम जो है डेफिनेशंस पढ़ने के बाद आओ IS-41 को फुल फ्लेज पढ़ते हैं। सही है सर, छोटा सा स्टैंडर्ड है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा ही आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं आया। मैं तुम्हें बताऊं, हलवा मार्क्स हैं इसके, आ गया तो तुम्हारे वारे नहीं आ रहे, आसान सा स्टैंडर्ड। अच्छा, मैंने ग्रुप पे जो है आपको IS-41 के हवाले से सारी चीजें शेयर की हुई है, हाँ? सही है ना, ग्रुप पे जो है सारी चीजें शेयर की हुई है मैंने। सर स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? जरा ये रीड करो और इसका जरा मुझे बताओ देख के। मैं चाहूंगा इस इलस्ट्रेशन को रीड करेंगे, इस इलस्ट्रेशन को रीड करेंगे, मैं चाहूंगा इस इलस्ट्रेशन को रीड करेंगे प्लीज। और बताओ इन तीनों में से कौन सी एक्टिविटी बायोलॉजिकल एसेट है, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और कौन सी एक्टिविटी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है? जल्दी से बताओ। नहीं 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 भाई, नहीं 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 नहीं, कोई भी एक क्राइटेरिया मीट हो जाए भाई, कोई भी एक क्राइटेरिया मीट हो जाए जरिए आप। जल्दी से बताओ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कौन सी है इन तीनों में और कौन सी नहीं है? बल्कि मैं रीड कर देता हूँ, एन एंटिटी इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर फूड प्रोडक्ट्स, यानी रॉ मटेरियल बेचते हैं फूड प्रोडक्ट्स के लिए। इन द सेल ऑफ फिश रियर्ड एट इट्स ओन फिश फार्म, यानी फिश फार्म के अंदर खुद ही जो है वो उन्होंने ब्रीड किया। एंड इन द सेल ऑफ फिश caught in the northern sea by the ocean going trawlers. An analysis of the process is involved as follows: food products, raw material. The entity owns the farmlands on which it grows annual crops of corn for sale to food manufacturer. जल्दी से बताओ, ये जो पहली वाली एक्टिविटी है, इज इट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी? जल्दी से बताओ। The growing process is aided by careful application of a range of nutrients, while additives are administered to underlying land immediately after harvesting has ended. This is an agricultural activity, yes. The corn growing each year is the biological transformation. Growth is encouraged by the management's activity, and the change is monitored to identify the time at which harvest should commence. Sir, पहली वाली तो agricultural activity. Sir, दूसरी वाली fish farming. The entity leases a number of privately owned lakes which it puts under the water tanks for the rearing of fish. This is an again agricultural activity. क्यों? Because the fish are grown to the size suitable for sale and their feed must be provided for them since the amount available naturally in the tanks will be insufficient. Ocean farming नहीं सर, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं रही है। The entity owns number of trawlers. The trawlers goes through the sea in the search of suitable fish. This is not an agricultural activity. Although there is a transformation on the part of fish, there is no management intervention in the process. Neither is there any routine measurement of the amount of any change which has taken place. The trawlers harvest what the seas yield naturally. आई होप बच्चों आपको इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के हवाले से और बेहतरी आई होगी और क्लियर हुआ होगा।
अब सर हम जरा स्कोप पढ़ लेते हैं। स्कोप इज रियली इंपॉर्टेंट, स्कोप इज रियली इंपॉर्टेंट। स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? सर एग्री IS 41 कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? IS 41 कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? IS 41 applies to the following when they relate to agricultural activity। सर IS 41 वहां अप्लाई होगा जब ये तीनों चीजें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से पर्टेन करती होंगी। इसका मतलब है अगर कोई चीज है, अगर कोई चीज है मगर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से पर्टेन नहीं करती, आ रहा है जरिया, फिर तू रिमोट से आगे भाग रहा है। बता रहे हैं बच्चा, बता रहे हैं। अभी बियरर प्लांट हमने पढ़ा ही नहीं है, बता रहे हैं। सर याद रखो ये जो तीनों बातें हैं इस पर IS 41 उस वक्त अप्लाई होगा जब ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से पर्टेन करता होगा। इसका मतलब है अगर इन तीनों में कोई बायोलॉजिकल एसिड है भी मगर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से पर्टेन नहीं करता तो IS 41 में डील नहीं होगा। अब सर वो तीन चीजें क्या हैं? बायोलॉजिकल एसिड्स एक्सेप्ट फॉर बियरर प्लांट्स। सर बियरर प्लांट क्या होते हैं बताता हूँ। पहले तो समझो बायोलॉजिकल एसिड पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा अगर तो वो बायोलॉजिकल एसिड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से पर्टेन करता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे भी अप्लाई होगा पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक। अनकंडीशनल गवर्नमेंट ग्रांट एज मच एज इट रिलेट्स टू बायोलॉजिकल एसिड। सर गवर्नमेंट ग्रांट अगर बायोलॉजिकल एसिड से पर्टेन करती है तो उस पर भी IS 41 अप्लाई होगा। सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ये मैं तुम लोगों को डेफिनेशन बता चुका हूँ। अच्छा सर बियरर प्लांट क्या होता है? सर बियरर प्लांट्स आर बायोलॉजिकल एसिड्स, बियरर प्लांट्स आर बायोलॉजिकल एसिड्स, मगर ये ऐसे बायोलॉजिकल एसिड्स हैं जो IS 41 में नहीं IS 16 में डील होते हैं। सर बियरर प्लांट ऐसे बायोलॉजिकल एसिड्स हैं जो IS 41 में नहीं IS 16 में डील होते हैं। तो सर बियरर प्लांट्स होते क्या है जरा बताएं ना, बियरर प्लांट्स होते क्या है जरा बताएं ना, बियरर प्लांट्स होते क्या है जरा बताएं ना, बियरर प्लांट्स होते क्या है जरा बताएं ना। आओ ये मैंने तुम लोगों के लिए डेफिनेशन बता दी, बियरर प्लांट की डेफिनेशन। सर बियरर प्लांट आर द लिविंग प्लांट्स, बियरर प्लांट्स आर द लिविंग प्लांट्स, और ये वो प्लांट्स हैं जिनमें ये तीनों बातें पाई जाती हैं। सर ये वो प्लांट है जो कि यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सर ये वो प्लांट्स हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करने के लिए काम आते हैं। सही है? अच्छा सर क्या मतलब सर? सर फॉर एग्जांपल सेब का दरख्त है, सेब का दरख्त है, सेब का दरख्त जो है लिविंग प्लांट भी है। और वो क्यों आप लगाते हो? ताकि आप सेब उससे उगा सको। इज एक्सपेक्टेड टू बियर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर मोर देन अ ईयर। और सर ये वो प्लांट्स होते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक साल से ज्यादा प्रोड्यूस करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल सेब का दरख्त हो गया, आम का दरख्त हो गया, वो 20-20 25-25 साल तक जो है क्या कहते हैं आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेब प्रोड्यूस करके देते रहेंगे, आम प्रोड्यूस करके। तो सर कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो विद इन अ ईयर ही जो है वो प्रोड्यूस करके खत्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल, तुम्हारी कॉटन की क्रॉप हो गई, जो कॉटन की क्रॉप है वो एक साल से ज्यादा नहीं, वो जो है पूरी, वो एक साल के अंदर जो कॉटन प्रोड्यूस होता है वो पूरी क्रॉप ही खत्म हो जाती है, फिर नई फसल उगानी पड़ती है। And has remote likelihood of being sold as agricultural produce except for an incidental scrap sales। और सर चांसेस हैं कि वो नॉर्मल सिनेरियो में नहीं बिकेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं ना, अगर कॉटन की क्रॉप है या वीट की क्रॉप है तो एक तो उसमें से वीट जो है बेचा जाता है और पूरी फसल भी बेची जाती है। आप फसल को भी जो है एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच देते हो। या एक और टिम्बर जो है, जो लकड़ी के लिए, जो फर्नीचर के लिए दरख्त इस्तेमाल होता है, आपको क्या लगता है वो दरख्त जो है वो पूरा का पूरा बेच दिया जाता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर लकड़ियां होती हैं। वो लकड़ियां भी एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इस्तेमाल होती हैं फर्नीचर बनाने में। तो बियरर प्लांट वो प्लांट है जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो और एक साल से ज्यादा प्रोड्यूस हो, और चांसेस हो कि वह दरख्त खुद से जो है वो एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं बिकेगा। जैसे सेब का दरख्त हो गया, सेब का दरख्त जो है सेब बनाने में जो है सेब प्रोड्यूस करने में होता है और एक साल से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है सेब। और जाहिर सी बात है जो सेब के दरख्त की लकड़ी होती है वो
खुद से नहीं बिकती। हाँ, वो जो है अगर बिक जाए तो स्क्रैप के तौर पे जो है वो बिक जाए, मगर ऐसा नहीं है कि सेब के दरख्त जो है बाकायदा उसकी ट्रेडिंग हो रही है। नारियल का दरख्त ले लो, बताओ नारियल का दरख्त जो है क्या वो बेरर प्लांट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? नारियल का दरख्त क्या वो बेरर प्लांट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? नारियल का दरख्त बताओ, नारियल का दरख्त क्या वो बेरर प्लांट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? बताओ, नारियल का दरख्त, नारियल का दरख्त क्या बियरड प्लांट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? बताओ जी। जरिए आप तीनों के तीनों क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। सर नारियल का दरख्त क्या बियरड प्लांट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? मैसेज करके बताओ। सर आएगा, आएगा। मुझे बताओ नारियल का दरख्त क्यों लगाते? नारियल के लिए पहली कंडीशन। सर नारियल का दरख्त क्या एक साल जो है वो नारियल दे के खत्म हो जाता है? नारियल का दरख्त एक साल नारियल दे के खत्म हो जाता है? नो। इसका मतलब है कि हर साल, जैसे मेरे काफी दोस्त यार हैं उनके यहाँ नारियल के दरख्त 20-20 साल 10-10 साल तक जो है वो से लगे हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, नारियल का दरख्त जो है कभी तुमने देखा है कि उसकी काट के जो है वो लकड़ी बिक रही हो, क्या हो भाई इसे फर्नीचर बनाएंगे या कोई और काम करेंगे? कभी सुना है नारियल के दरख्त के हवाले से? नहीं। इसका मतलब ये है कि वो जो दरख्त की लकड़ी है, दरख्त खुद जो है इट्स सेल्फ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के तौर पे नहीं बिकता। हाँ, अगर तो वो मुर्दार हो जाए या उसके अंदर दीमक लग जाए तो फिर आप बोलोगे कि हाँ यार कबाड़िए को निकाल दिए कि यार इसको जो है आग लगाने के, जैसे सर्दियों में हम लोग लड़कों का ये फेवरेट काम है कि लकड़ियों पे आग लगा के बाहर बैठे रहते हैं। तो हाँ, उसके लिए जो है वो भी शायद नारियल के दरख्त में आग ना लगे, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा गीला दरख्त होता है। तो सर नारियल का दरख्त जो है वो बियरर प्लांट है। इसके but three criteria get to normal trees and stuff like fruit trees, right? Yes. What? But these criteria can be applied to and stuff like fruit trees, right? जी जरिया बिल्कुल। तो वो सारे बियरर प्लांट होते हैं, वो IS 41 में डील नहीं होंगे। जी बिल्कुल जरिया, आप तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप बोलोगे कि ये नॉर्मल बायोलॉजिकल एसिड है। ठीक है बच्चा। अच्छा, फलीहा अनकंडीशनल गवर्नमेंट ग्रांट बाजुकात ना गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए जो है आपको ग्रांट देती है, सही है। तो सवाल ये पैदा होता है, FR1 में जो है वो तुमने पढ़ा होगा ना, गवर्नमेंट ग्रांट IS 20 वाला स्टैंडर्ड। तो एक्चुअली आपको पता है कि जब गवर्नमेंट ग्रांट देती है एंटिटी, वो गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो आप डेबिट करते हो एसेट, तो क्रेडिट क्या करोगे? गवर्नमेंट ग्रांट। तो इसने बताया हुआ है कि IS 41 जो है ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट पे भी अप्लाई होता है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एसिड से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आपको खेती बाड़ी के लिए जमीन लगा के दे दी, या जमीन दे दी आपको, या आपको जो है प्लांट्स लगवा के दे दिए, तो सर वो जो ट्रीटमेंट है वो IS 41 के अंडर डील होगा, मगर वो तुम्हारे लिए फिलहाल रिलेवेंट नहीं है। सही है बच्चा। अच्छा, एक और सवाल किसी का आया है कि सर जो है जरा आप बता दें, एक मिनट। हाँ।
बिल्कुल फलिया, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट मेरे साथ रहो, बता रहा हूँ बच्चे। अच्छा, has remote likelihood of being sold as agricultural produce except for as incidental scrap sales। अच्छा फलिया, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा जो नारियल के दरख्त की एग्जांपल दी, नारियल का दरख्त जो है, कभी तुमने देखा है कि नारियल का दरख्त जो है दरख्त की ट्रेडिंग हो रही हो? कि भाई तुम कभी जो है, ऑब्वियसली तुमने ये चीजें नहीं देखी होंगी, तुम अभी छोटे बच्चे हो। मैं सिर्फ तुम्हें आइडिया दे देता हूँ, कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जो बाकायदा उनके दरख्त की लकड़ी की वैल्यू होती है। जैसे कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जिनके दरख्त होते हैं, उनके ऊपर जो है वो, जैसे शीशम की लकड़ी हो गई, उसका बाकायदा खुद का फल होता है। मगर आपको पता है शीशम की लकड़ी जो है वो बिकती भी है, आप दरख्त बाकायदा काटे जाते हैं। तो वो जो शीशम की लकड़ी का दरख्त है, क्या वो बियरर प्लांट कहलाएगा? नहीं सर, वो नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद दरख्त जो है एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बिक रहा होता है। देवदार की लकड़ी, बिल्कुल वसीम ने बड़ी अच्छी बात की। इसके बरक्स अगर नारियल का कोई दरख्त है, जरिए आपने एक और अच्छी बड़ी यूकेलिप्टस जो है, इसी तरीके से जो नारियल का दरख्त है, मुझे बताओ कभी तुमने सुना है कि नारियल का दरख्त जो है उसकी लकड़ी जो है वो बिक रही है, दरख्त काट के बेच रहे हैं? कभी भी नहीं सुना होगा। हाँ, अगर तो वो दीमक लग जाए उसमें, तो फिर आप जो है मजबूरन जो है कि दीमक ना फैले, आप उसे बेच दो। या आम का दरख्त हो गया, अब आम का दरख्त जो है उसकी तुमने कभी भी नहीं सुना होगा कि भाई लकड़ियां आम के दरख्त की बेच रहे हो एज अ ट्रेडिंग। हाँ, अगर वो खराब हो जाए, मुर्दार हो जाए, तो फिर तुम बोलोगे मजबूरन हाँ तुम्हें बेचना पड़े। तो बियरर प्लांट वो प्लांट होता है, या वो दरख्त होता है, सही है, जो, सर तो सो अ नॉर्मल फ्रूट ट्री विल फॉल अंडर बियरर प्लांट। यू में से जरिया, बस कुछ ऐसे फल भी होते हैं, ठीक है, जिनका फल और प्लांट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों बिकते हैं, तो वो बियरर प्लांट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। प्लांट्स ग्रोन फॉर टिम्बर एंड स्टफ इज बायोलॉजिकल एसिड, यस यू में से जरिया। फलिया बच्चा क्लियर है? फलिया बच्चा क्लियर है? चलो, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, छेती छेती। तो सर अब हम बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डेफिनेशंस को सारा देख लिया। अब ये जरा समरी है, मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की भी है। देखो यार, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि हर स्टैंडर्ड के हवाले से दो तीन अहम चीजें होती हैं। एक होता है रिकॉग्निशन, और फिर एक होती है मेजरमेंट। रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि सर आप अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करोगे। तो बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड when entity controls the asset as a result of past event, for example acquisition of dairy cattle. The past event is the purchase and control is obtained as the entity is now legal owner. It is probable that future economic benefits, ये वही रिकॉग्निशन नॉर्मल एसेट वाला क्राइटेरिया है। आप किसी भी एसेट को कब रिकॉर्ड करोगे? जब सर आपने उसको अक्वायर कर लिया हो और आपको ऐसा लगता हो कि आपको उस चीज से बेनिफिट मिलेगा। सही है बच्चों, ये पॉइंट नंबर 1। ये पूरी समरी मैंने 2 पेजेस में जो है वो कर दी है, दो भी नहीं, 1.5 पेजेस है, खत्म। सर पॉइंट नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट नंबर 2 हमें देखना है कि सर आप किस वैल्यू पर मेजर करोगे। बायोलॉजिकल एसिड को कॉस्ट पे रखोगे, या बायोलॉजिकल एसिड को आप एनआरवी पे रखोगे, या बायोलॉजिकल एसिड को फेयर वैल्यू पर रखोगे। ये सोने की बात बता रहा हूं मैं, इधर बहुत गौर से सुनना। पॉइंट नंबर 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ज्यादातर सवाल पॉइंट 2 और पॉइंट 3 से बन के आते हैं, तो खुदा रहा इस पर फोकस करना। अच्छा, आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की मेजरमेंट के हवाले से कि सर किस वैल्यू पर मेजर होगा, तो सर दो किस्म के पॉइंट्स आते हैं। एक होता है इनिशियल मेजरमेंट, डे 1 पे किस वैल्यू पर मेजर होगा, और फिर एक होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, अगर तुम्हें याद हो, तो सर IS-16 इनिशियली किस पर मेजर होता है? सर इनिशियली मेजर होता है आपका कॉस्ट पर, और फिर सब्सिक्वेंटली जो है कॉस्ट पर होता है या फेयर वैल्यू पर हो रहा होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माशाल्लाह, हर हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इनिशियली फेयर वैल्यू पर मेजर होता है, और फिर सब्सिक्वेंटली माशाल्लाह तुमने पढ़े में अमोटाइज कॉस्ट भी होता है, फेयर वैल्यू थ्रू PNL भी होता है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI भी होता है।
IS 40 माशाल्लाह तुम पढ़ के आए हो। इनिशियली आप किस पर, जितनी आपका खर्चा आया उस पर वैल्यू करते हो, फिर सब्सिक्वेंटली कॉस्ट पे भी कर सकते हो, फेयर वैल्यू पे भी कर सकते हो। तो सिमिलरली बायोलॉजिकल एसिड के लिए भी सर कुछ क्राइटेरिया है कि बायोलॉजिकल एसिड जो है वो किस वैल्यू पर मेजर होगा। बायोलॉजिकल एसिड जो है डे 1 पे किस वैल्यू पर मेजर होगा और फिर सब्सिक्वेंटली किस वैल्यू पर मेजर होगा। तो सर याद रखो, बायोलॉजिकल एसिड्स इनिशियली इनिशियली डे 1 पे बायोलॉजिकल एसिड, पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, biological acid should initially and subsequently be measured at its fair value less estimated cost to sale। यानी बायोलॉजिकल एसिड इनिशियली और सब्सिक्वेंटली डे 1 पे भी और बाद में भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर होंगे। सर लेस कॉस्ट टू सेल क्या होती है? ड्यूटी या कमीशन टू ब्रोकर्स। फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज को बेचने के लिए जाते हो तो बीच में दलाल होते हैं, या तुम्हें बेचने के लिए कोई भी ब्रोकरेज या सेलिंग कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। तो आप बायोलॉजिकल एसिड को डे 1 पे और सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर करोगे और जो भी गेन या लॉस आ रहा होगा उसको पीएनएल में चार्ज करोगे। Biological assets on day 1 and subsequently at each reporting date shall be measured at fair value less cost to sale। Any change in fair value less cost to sale shall be charged in P&L। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के हवाले से सर क्या करेंगे? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक इनिशियली और सब्सिक्वेंटली जो है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर होगा विद द चेंज टू बी चार्ज्ड इन पीएनएल। द पॉइंट वो हार्वेस्ट हो गया या अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से अलग हो गया, वो IS 2 में डील होगा। पॉइंट नंबर 3। तो सर याद कर लो बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इनिशियली डे 1 पे और सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर होंगे। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक IS 41 में डील होगा, फिर वो IS 2 में चला जाएगा। और सर सब्सिक्वेंटली जो है आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर ही डील होंगे। सर एग्जांपल करवाएं, बताता हूं, पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं फेयर वैल्यू क्या होती है। Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, market rate। सर अगर फेयर वैल्यू निकालनी हो ना तो इसका फॉर्मूला अपने पास लिख लो। फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये लिख लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कुर्सी है, मुझे ऐसा लगता है वो बिकेगी 100 रुपए में, मगर मैं बैठा हुआ हूँ लेट से जमशेद रोड पे और मार्केट है सदर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर होगी। सर मेरी फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 100 - 2 8। ये फेयर वैल्यू कहलाती है। याद रखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कॉस्ट टू सेल में नहीं आती, वो फेयर वैल्यू निकालते हुए मार्केट प्राइस में से माइनस होती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट टू सेल क्या होती है सर? सर कॉस्ट टू सेल डू नॉट इंक्लूड एनी कॉस्ट दैट आर नेसेसरी टू गेट द एसेट टू अ मार्केट। सर ये किसकी बात कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन की, खुद एक्सक्लूड कर रहा है। These should however be deducted in determining fair value। सर फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज कॉस्ट है, वो कॉस्ट टू सेल में आ जाएगी। कॉस्ट टू सेल की एग्जांपल क्या है सर? ब्रोकरेज कॉस्ट। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल दो। सर और कौन सी कॉस्ट होगी? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सही है ना? और कौन सी कॉस्ट होगी? एग्रीमेंट कॉस्ट। और कौन सी कॉस्ट होगी सर? लेट्स से स्टैम्प ड्यूटी। तो सर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं 3 दफा तुम लोगों के लिए रिपीट करूंगा कि बायोलॉजिकल एसेट्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट डे 1 पे और सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर होंगे विद अ चेंज टू बी चार्ज्ड इन पीएनएल। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। अब सर एक इलस्ट्रेशन हो जाए, सर अब इस खुशी में एक इलस्ट्रेशन हो जाए। सर यहाँ तक आपको क्लियर है? किसी का कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई पसूड़ी, कोई फतूर, मुझसे बात करो। किसी का कोई सवाल, मुझसे बात करो। किसी का कोई सवाल, मुझसे बात करो। किसी का कोई सवाल, मुझसे बात करो।
ना एनआरवी में कौन कंप्लीट सेल भी आ जाती है। एनआरवी नंबर 1 अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश, छेती छेती अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश। आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करेंगे, जल्दी जल्दी, टाइम का मुकाबला सर, जो क्वेश्चन 1 कर ले वो क्वेश्चन 2 करे, शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर बताएं। IAS 41 के हवाले से नोटिंग नोट्स वगैरह सब ग्रुप पे Transport market was sustainable at a rate of 40%. The new optional charge
हाँ भाई, क्वेश्चन 1 हो गया या मैं करवाऊं? हाँ भाई, हो गया या मैं करवाऊं? करवाऊं मैं? करवाऊं? मैसेज करके बताओ। क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एन एंटिटी रिक्वायरमेंट है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमें कैलकुलेट करनी है। एन एंटिटी rears animals to be sold in the local market. Market is 50 kilometer away and transport to the market is 1 per animal. At the measurement date, the open market value is 60. तो फेयर वैल्यू कितनी होगी? 60 माइनस 1, 59. The auctioneer charge a sales commission of 2% of market value, and there is a government levy based on market value of 1% on purchases and 3% on sales. तो सर हमारे लिए जो है गवर्नमेंट लेवी 1% नहीं होगी, 3% होगी, क्योंकि सेल्स पर 3% है। तो सर फेयर वैल्यू जो है वो 60 माइनस 1, 59 आई। और फिर सेल्स कमीशन जो है वो 60 का 2% लेंगे, और जो गवर्नमेंट लेवी है वो 60 का 3% लेंगे, तो वो कॉस्ट टू सेल आ जाएगी। सर इसका सॉल्यूशन देख लो जरा, देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। आंसर है इसका 56। मार्केट वैल्यू माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 59, फेयर वैल्यू आ गई, और कॉस्ट टू सेल ऑक्शनर्स कमीशन 2% ऑफ 60 और गवर्नमेंट लेवी 3% ऑफ 60। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गई 56। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? मानते हो या नहीं मानते? किसी के दिमाग में कोई कीड़े, कोई सवाल आ रहे हैं तो मुझसे बात करो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।
अभी ना फेयर वैल्यू से माइनस नहीं करते, मार्केट प्राइस से माइनस करते हैं। फेयर वैल्यू का फॉर्मूला ये है कि आप किसी भी चीज को बेच के आपकी जेब में पैसा कितना जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप बेचोगे तो मार्केट में ले जाके बेचोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर तुम्हें कोई चीज बेचनी है तो घर से आके बंदा ले जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फेयर वैल्यू निकालते हुए माइनस करते हैं। जी जरिया। तब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, शाबाश। सर मैं करवाऊँ, डिस्कस करें? मैं करवा दूं? सर आओ इसको डिस्कस कर लेते हैं, जरिए आप डिस्कस कर लेते हैं बच्चा। आ जाओ। सर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोलता है
A herd of 4 years old animals. 4 year old animals. नहीं सर, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़े. शो द रिकंसिलिएशन ऑफ द चेंजेस इन फेयर वैल्यू. सर हमें एक्चुअली पूरी रिकंसिलिएशन बनानी है ओपनिंग से क्लोजिंग तक की. सही है ना. A herd of 4 year old animals. सर 5 जो है 4 साल वाले एनिमल्स जो है उनका हर्ड था. Was held on 1 जनवरी 2003. साल के शुरू में हमारे पास था. On 1 जुलाई 2003 4.5 year old animal was purchased. 4.5 साल का बच्चा जो है हमने जानवर का खरीदा. The fair value less estimated cost to sale were as follows. जो फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है वो ये है. 4 साल वाला जो बच्चा है उसकी 1 जनवरी पे है 200. जो 4.5 साल वाला बच्चा है उसकी 1 जुलाई पे है 212. और जो 5 साल वाला बच्चा है उसकी है साल के एंड पे 230. तो सर अब अगर इसकी मूवमेंट बनाऊं तो यू वुड अप्रिशिएट, जरा समझना. अच्छा कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर जो 4 साल वाला बच्चा है वो कभी 5 का होगा ही नहीं, और जो 4.5 साल का बच्चा है वो 6 महीने बाद 5 का होगा नहीं, तो वो 4.5 के हिसाब से ही परेशान रहता है. तो भाई टाइम के साथ एज बढ़ती है. तो सर सॉल्यूशन देख लो. 1 जनवरी 2003 को हमारे पास 5 थे. 4 साल वाले 200 के हिसाब से 1000 आ गया. हमने परचेज किया एक 4.5 साल वाला जिसकी फेयर वैल्यू थी 212 1 जुलाई को. अब साल के एंड पे हमारे पास जो है 5 पहले से थे. एक जो है 5 साल के शुरू में 4 साल वाले थे, तो साल के एंड पे वो हो जाएंगे 5 साल वाले. और जो 4.5 साल का लिया था वो 5 का हो जाएगा. तो साल के एंड पे 6 हो गए 5 साल वाले. एक की फेयर वैल्यू है 230. तो टोटल साल के एंड पे फेयर वैल्यू आ गई 1380. तो 1000 प्लस 212 माइनस 1380. तो फेयर वैल्यू का चेंज कितना है बैलेंसिंग फिगर, वो है 168. मानते हो या नहीं मानते बच्चों? मानते हो या नहीं मानते? जरिया बच्चा समझ में आया तेरा जवाब जो है वो क्यों गलत था? हाँ जरिया समझ आया या नहीं आया तेरे को? अच्छा सही है, सही से वो तूने तोड़ तोड़ के लिखा है, सही है. 30/5 और तूने 18 किया. सही है. अच्छा सर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे छेती छेती. शाबाश. जल्दी जल्दी, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है. अटेम्प्ट करेंगे. शाबाश, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे. आराम से 10 से 15 मिनट लो और जल्दी अटेम्प्ट करो. शाबाश, ये बहुत मजे का क्वेश्चन है. ये सही करो तो मैं मानता हूँ तुम लोगों को.
मुझे सर कोई आंसर बताएगा या मैं करवाऊं? मैं करवाऊं? मैं करवाऊं या कर रहे हो? रीना बच्चा, मैंने क्वेश्चन वाले हैंडआउट शेयर कर दिए हैं, सॉल्यूशन मैं बाद में शेयर करूंगा। लोग कर नहीं रहे, ट्राई तो करो, ट्राई तो करो।
अब इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से सॉल्व करवा देता हूँ। बोलता है what gain should be recognized in respect of the newborn sheep and the milk in Arpanal's financial statement for the year ended 31 दिसंबर 2007। सर हमें एक्चुअली जो है गेन या लॉस निकालना है। बोलता है द Arpana keep a flock of sheep on its land selling the milk outputs. The day after its production, the milk is collected on behalf of the purchasers and revenue from its sale is recognized. 30 जून 2007 पे 300 एनिमल्स जो है वो पैदा हुए, all of which survived and were still owned by company on 31 दिसंबर 2007। 10,000 लीटर्स ऑफ मिल्क वर प्रोड्यूस इन द ईयर टू 31 दिसंबर 2007। सही है। फॉलोइंग मार्केट डेटा इज अवेलेबल। टाइप ऑफ एनिमल दिया हुआ है 30 जून 2007 पे, न्यू बॉर्न की जो फेयर वैल्यू है वो 22 है और 2007 के एंड पे 23 है। इसी तरीके से 6 महीने पुराने की जो 30 जून पे वैल्यू है वो 25 है और 31 दिसंबर पे 26 है। बोलते हैं एनिमल फेयर वैल्यूज आर बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन प्राइस इन द लोकल मार्केट्स। ऑक्शनर्स कमीशन इज 1.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस एंड गवर्नमेंट सेल्स लेवी 0.5%। ये कॉस्ट टू सेल है। इसी तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवरहेड्स ऑफ द मिल्क वाज 0.08 per liter and the fair value was 0.13 per liter throughout 2007 and 0.14 लीटर 2008 का हमारे लिए इररिलेवेंट है। कॉस्ट टू सेल वर एस्टिमेटेड एट 4%। सही है। तो सर सबसे पहले शीप की बात करते हैं, फिर उसके बाद मिल्क की बात करेंगे। आओ सर सबसे पहले शीप की बात करते हैं। सर अगर आप देखो क्वेश्चन देखो, सर ये रहा सॉल्यूशन। सर अब अगर हम डे 1 पे बात करें कि डे 1 पे जो है कितना गेन या कितना लॉस हुआ है। इनिशियली शीप की बात करें तो फेयर वैल्यू थी 22 रुपया जब पैदा हुआ, 300 नंबर है इंटू 100%। सही है। 6600 लेस कॉस्ट टू सेल 22 इंटू 3%, 300 इंटू 2%। सही है ना। तो सर ये कॉस्ट टू सेल आ गई। तो इसकी डे वन पे जो आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो 6468 है। सर इसकी एंट्री क्या पास हुई होगी? सर इसकी एंट्री पास हुई होगी एसेट डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। गेन ही है ना, पैदा हुए कोई कॉस्ट तो नहीं लगी ना 6468। ये डे 1 पे। इसी तरीके से फिर जब 6 महीने गुजरे तो आपको पता है कि इस एसिड की वैल्यू जो है, ये जो न्यू बॉर्न थे वो 6 महीने के हो गए और 31 दिसंबर पे उनकी वैल्यू 26 हो गई थी। आपने डे 1 पे 22 से रिकॉग्नाइज किया था, तो इंक्रीमेंटल कितना आ रहा है 4 इंटू 300 इंटू 100%। तो फेयर वैल्यू आ गई 1200 और कॉस्ट टू सेल जो है वो कितनी है 4 डिफरेंशियल लेंगे ना इंटू 300 इंटू 27 इंटू 2%, आई एम सॉरी, इंटू 2%। तो कॉस्ट टू सेल आ रही है 24। तो इंक्रीमेंटल जो आपके पास फेयर वैल्यू गेन आ रहा है वो 1176 आ रहा है। ये 6 महीनों का गेन है। तो सर इसकी एंट्री क्या पास होगी? एसेट डेबिट 1176 और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। सर अगर आप टोटल करो तो टोटल आपको 2007 में गेन कितने का है? 1176 और 6468। इन दोनों को टोटल करोगे तो ये बनेगा। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? शीप्स का गेन क्लियर है? शीप्स का गेन क्लियर है। अब दूध जो है दूध उसका गेन निकाल लेते हैं। सर 10,000 जो है केजी था और एक की फेयर वैल्यू है 0.13, मगर इसको बेचने के लिए 4% की जो है वो कॉस्ट होती है। तो अगर मैं बोलूँ 0.13 100% है, 4% की कॉस्ट होती है, तो मैं 96% से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे मिल्क की क्या चाहिए? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो मैंने डायरेक्ट 96% से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट टू सेल ऑटोमेटिकली माइनस हो गई। तो ये आ गया 1248। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? मानते हो या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर, मुझसे बात करो। इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल दो।
इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल दो, इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल दो। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह IS 41 वी आर डन विद IS 41। अब सर हम नया स्टैंडर्ड शुरू करते हैं, मगर भले थोड़ा सा ब्रेक ले लो, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। भले 15 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं भी ज़रा डिनर वगैरह कर लूँ, तो ठीक 15 मिनट बाद मुलाकात करते हैं 11:15 बजे। फिर हम लोग एक अहम स्टैंडर्ड, अहम नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है इस दफ़ा लाजमी आएगा, IS 1037। एक्चुअली ये दो स्टैंडर्ड्स हैं, तो हम लोग करते हैं इस दफ़ा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं। सही है, तो IS 41 अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन। हमारे आज तक 4 टॉपिक्स हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक के अंदर हम टारगेट करेंगे कि ये 2 टॉपिक्स और हो जाएं, तो हमारे 6 टॉपिक्स हो जाएंगे। 12 में से या 11 में से हमारे 6 टॉपिक्स अगले हफ्ते तक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सर आ जाओ, ब्रेक करके आ जाओ, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है बच्चों।